नमस्कार साथियों, आज हम 1919 का रॉलेट एक्ट के बारे में बात करेंगे। ये रॉलेट एक्ट 1919 में अंग्रेज़ों द्वारा लाया एक कानून था। ये कानून क्या था, इसका क्यों विरोध हुआ, इसके बाद पश्चात क्या घटनाएं घटी, इसका आज हम संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। साथियों, ये रॉलेट एक्ट 1919 में आया और इसके सर सिडनी रॉलेट जो इसके अध्यक्ष थे उन्होंने इस एक एक्ट पास किया जिसका नाम रॉलेट एक्ट था। उन्होंने उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ, उनके द्वारा जो पास किया गया एक्ट था वो रॉलेट एक्ट था। ये था क्या? ये एक ऐसा कानून था जो भारतीयों के ऊपर लागू होना था, क्योंकि भारत में उस समय बहुत क्रांतिकारी घटनाएं घट रही थी, चारों तरफ क्रांति हो रहा था और उस समय भारतीय राजनीति में गांधी जी का प्रवेश हो चुका था 1919 में। तो अंग्रेज़ों को ये लगा कोई ऐसा एक कानून बनाया जाए जिससे वहाँ की क्रांतिकारी घटनाएं जो विरोध हो रहा है उसको समाप्त किया जा सके या उसे रोका जा सके। ऐसी स्थिति में उन्होंने सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया और ये इनकी कमेटी के सिफारिश के आधार पे क्रांतिकारी एवं आतंकवादी अधिनियम को 18 मार्च 1919 को पारित कर दिया गया अंग्रेज़ों के असेंबली में, क्योंकि भारत में उस समय अंग्रेज़ों का शासन था। इसे काला कानून भी कहा जाता है। रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। काला कानून इसलिए कहा जाता था क्योंकि इस कानून के तहत मजिस्ट्रेट को ये पावर थी किसी व्यक्ति को शक के आधार पर उसको गिरफ्तार कर लिया जा सकता है और गिरफ्तार करके उसे जेल में रखा जा सकता था। उसे कारण भी नहीं बताया जा सकता था आपको क्यों गिरफ्तार किया गया। इसलिए इसको कहा जाता था बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील। ना आप इसमें वकील कर सकते हैं, ना आप कहीं दलील कर सकते हैं, ना आप इसमें अपील कर सकते हैं। इसलिए इसको काला अधिनियम कहा गया, आतंकवादी अपराध नियम कहा गया। तो इसका विरोध गांधी जी ने किया। गांधी जी ने पूरे देश में इस कानून का विरोध किया, रॉलेट एक्ट का, और इसके विरोध में सत्याग्रह सभा या लीग की स्थापना की। दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद इसकी अगुवाई में इसका जो सत्याग्रह लीग थी उसकी स्थापना हुई। अब देखिए इसका विरोध पूरे देश में किया गया। अब देखिए एक दूसरी घटना इसी के साथ घट रही है। इसका विरोध पूरे देश में हुआ, गांधी जी ने इसका विरोध किया। तो अब हुआ क्या, देश के हर कोने में रॉलेट का विरोध हो रहा है, इसको काला कानून कहा जा रहा है, इस कानून को वापस लेने की बात की जा रही है। पंजाब भारत का ऐसा एक प्रांत था जहां क्रांतिकारी घटनाएं बहुत तेज़ी से घट रही थी और वहां की सरकार जो थी, जो प्रादेशिक सरकार होती थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां के माइकल ओडायर थे, वो इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए उन्होंने एक आदेश दिया कि वहाँ के जो एक प्रमुख नेता थे डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर सतपाल, डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर सतपाल, ये दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि ये विरोध कर रहे थे, ये वहाँ विरोध के सुर बजा रहे थे। तो इसको गिरफ्तार कर लिया गया। जब इन दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तो पंजाब में अमृतसर शहर में एक 10 अप्रैल 1919 को एक माइकल ओडायर की मैंने बात की, माइकल ओडायर पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और ये पंजाब के कौन थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर। इन्होंने अमृतसर शहर को मिलिट्री शासन में दे दिया। यहाँ एक देखिए सेम नाम का आ रहा है, जनरल ओडायर। सेना में होते हैं जनरल माइकल ओडायर और जनरल आर डायर को अमृतसर सौंप दिया गया कि आप अमृतसर को देखिए।
अमृतसर में हुआ क्या, एक ऐसी घटना घट गई। 10 अप्रैल को जनरल डायर को सौंप दिया गया अमृतसर शहर को। अमृतसर शहर में एक जलियांवाला बाग है। 13 अप्रैल की घटना है, इसको ध्यान से समझिएगा। 13 अप्रैल की ये घटना है। 13 अप्रैल 1919 की ये घटना है। 13 अप्रैल 1919 को एक सभा का आयोजन किया गया। अमृतसर के एक जलियांवाला बाग है, वो बाग आज भी है, आप देखिएगा। तो उस बाग में करीब 20,000 लोगों को बुलाया गया। 20,000 लोग वहाँ आए, उपस्थित थे। 13 अप्रैल की घटना है। शाम के 4 बजे थे, 4 साढ़े 4 का टाइम था। जनरल डायर के पास पूरा अमृतसर शहर था, उसी के पास कमान थी। उन्होंने कहा कि ये जो सभा हो रही है अमृतसर में जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग, यहाँ एक ये बाग था, यहाँ एक सभा हो रही थी। इस सभा को जनरल डायर ने कहा कि तुरंत खाली कर दिया जाए। 4 उस समय 4 बजे थे। 4 बजे मेन गेट में पुलिस लेके खड़ा हो गया जनरल डायर अपने सेना के साथ, क्योंकि सेना का शासन था उस समय। और उन्होंने जलियांवाले बाग को कहा 10-15 मिनट में ही पूरा मैदान खाली कर दीजिए। अब 20,000 सैनिक जो यहाँ भरे थे, किसके विरोध में? डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर सतपाल के गिरफ्तारी के विरोध में। जलियांवाला बाग में जो 20,000 लोग इकट्ठा थे, उनको कहा आप खाली कर दीजिए, अन्यथा आपके ऊपर गोलियां चला दी जाएगी। क्योंकि जनरल डायर पूरा मूड बना के गया था कि वहाँ हमें गोलियां चलाकर वहाँ के लोगों को दहशत फैलाना है, पूरे देश में एक दहशत फैलाना है। उन्होंने गोलियाँ चलाई। गोलियों में काफ़ी लोग मारे गए, बहुत से लोग घायल हो गए। कहते हैं एक कुआं था, वो कुआं पूरी लाश से पड़ गई और ऊपर तक पूरी लाशों लोग उसमें गिरते गए और लाश से पूरी पड़ गई। अब ये घटनाएं घटी, इतना बड़ा नरसंहार हुआ। अंत में हुआ क्या, ये अब जैसा कंपटीशन में पूछा जाता, ये सभा किसने बुलाया? ये एक हंसराज व्यक्ति था, वो उसने ये सभा बुलाई थी। हंसराज व्यक्ति, हंसराज ने ये सभा बुलाई थी। और बाद में वो, जबकि फिर बाद में सरकारी वकील बन गया था, एक तरह से गद्दारी ही किया हंसराज ने। इस तरह बाद में रॉलेट एक्ट के खिलाफ में लोग इकट्ठा हुए थे। बाद में जब ये हुआ कि इसमें कितने लोग मारे गए, तो सरकारी रिपोर्ट में अक्सर सही नहीं रहती है। 379 लोग मारे गए दिखाया गया इसमें, और 1200 लोगों को घायल दिखाया गया। मारे गए 379 और 1200 लोग घायल, इतने दिखाया गया। जबकि हकीकत कुछ और थी। हकीकत ये थी कि हजारों लोग मारे गए थे और उसमें 3000 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। इस नरसंहार से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि वापस कर दी। उन्होंने कहा ये तमगा जो हमें पुरस्कार का है, इसको मैं नहीं लूँगा और मैं अपने भारतीयों के साथ खड़ा हूँगा। सर शंकरन नायर थे, जो कि वायसराय के कार्यकारिणी में सदस्य थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दीनबंधु एंड्रूज जो थे, इस हत्याकांड को जानबूझकर एक की गई हत्या बताया गया। तो ये था अमृतसर की घटना। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी ना हो, इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आगे इसकी घटना के बाद एक और घटना होती है, हंटर कमीशन का गठन होता है, उसको मैं अगले वीडियो में शामिल करूँगा। थैंक यू।